एक औरत लगातार दरवाजा पीट रही थी। सुनिए सुनिए, दरवाजा खोलिए, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। उसकी आवाज तेज होती गई। घर में रेनोवेशन का काम भी चल रहा था, तो मजदूर भी लगे हुए थे। आवाज मजदूरों तक भी पहुंची तो उन्होंने दरवाजा खोला। औरत गुस्से में पैर पटकते हुए बगल के कमरे में गई। दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। चीख पड़ी, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्योंकि जो उसने देखा कि बिस्तर पर उसके पति और उसके 4 साल के मासूम बेटे की लाशें पड़ी हुई थी। आदमी के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था और पूरे बिस्तर पर खून, गाढ़ा खून पड़ा हुआ था। नमस्कार, प्रणाम। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप यूट्यूब पर है तो वहाँ पर यदि आप ट्रू क्राइम अलर्ट 07 डाल करके सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी मेरा चैनल आ जाएगा। आप चाहे तो यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साल थी 2008, जगह थी गोरखपुर। यहाँ पर ओम प्रकाश यादव, जो एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनकी शादी होती है और शादी को 6 महीने ही बीते होंगे, लेकिन तलाक की नौबत आ चुकी थी। सिंगापुर में पली बड़ी लड़की जॉइंट फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं ओम प्रकाश यादव के लिए परिवार छोड़ना नामुमकिन था, क्योंकि पिता की मौत के बाद बड़े भाई और मां ने ओम प्रकाश की पढ़ाई में रुकावट नहीं आने दी। उन्हें पढ़ाने के लिए सब कुछ किया था। अशोकनगर कॉलोनी में ओम प्रकाश जी के घर का माहौल अच्छा नहीं था। वो अपनी माँ और भाई के साथ बैठे थे। शाम का सन्नाटा और ज्यादा बोझिल लग रहा था। बड़े भाई राजकुमार ने चुप्पी तोड़ी। शादी में समझौता करना पड़ता है। यहाँ पे ओम ने कहा, भैया मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। माँ बागेश्वरी देवी ने पूछा, बेटा उसे परेशानी क्या है? तो यहाँ पे जो डॉक्टर ओम होते हैं वो बोलते हैं, माँ वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती। उसे लगता है कि उसकी आजादी खत्म हो गई है। उनके बड़े भाई राजकुमार बोलते हैं, तो क्या तुमने तलाक का मन बना ही लिया है? तो ओम ने नजर उठा करके कहा, मैंने नहीं, उसने बना लिया है। उसकी दुनिया अलग है भैया, और मेरी अलग। कमरे में फिर खामोशी छा गई। कुछ ही महीनों में तलाक भी हो गया। ओम प्रकाश जी की जिंदगी में फिर से खालीपन आ गया था। लेकिन ये ज्यादा दिन का नहीं था। पड़ोसियों से लेकर रिश्तेदारों तक सबको बस एक ही बात याद थी कि लड़का डॉक्टर है। अब लड़का डॉक्टर है तो सीधी सी बात थी कि लड़का काबिल है और का पैसा भी ठीक ठाक था। संपन्न परिवार था। तो एक शाम राजकुमार ने ओम से कहा कि लखनऊ से एक रिश्ता आया है। अब ओम प्रकाश चौंक गए, इतनी जल्दी? तो उनके भाई राजकुमार बोलते कि लड़की कुंवारी है, परिवार इज्जतदार है, सबने हालात जान लिए हैं, फिर भी रिश्ता भेजा है। ओम कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आपने माँ से बात की? राजकुमार ने हाँ में सिर हिलाया। बोले, माँ को लड़की पसंद है, अर्चना नाम है उसका। ओम ने कहा, आप लोगों का जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। राजकुमार ने टोकते हुए कहा, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, ऐसे कैसे अलग हो जाते हो? तो ओम ने धीमी आवाज में कहा, भैया पिछली बार भी यही सोचा था। तब उनके बड़े भाई राजकुमार बोलते हैं कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती, अर्चना घरेलू है और सब संभाल लेगी। ओम बोलते हैं, आप लोग देख लीजिए। इतने में बागेश्वरी देवी कमरे में आई। ओम की तरफ देख करके बोली, भगवान इस बार सब अच्छा करेंगे, तुम ज्यादा चिंता ना करो। साल 2009 आती है। बड़े भाई धूमधाम से ओम प्रकाश की दूसरी शादी करते हैं। शादी हो गई। अर्चना धार्मिक थी। मायके में वो रोज मंदिर जाया करती थी। ससुराल आई तो यहाँ भी दिनचर्या वैसी ही रही, यानी कि रोज घर में पूजा पाठ करना और समय समय पे मंदिर आना जाना। अर्चना ने टूटे घर को समेट लिया। घर वाले खुश थे। घर में फिर से रौनक लौट आई थी। ओम को क्लिनिक से लौटने के में अक्सर देर हो जाया करती थी। उस दिन भी काफी रात हो गई थी। वो घर आए, खाना खाया और चुपचाप कमरे में चले गए। अर्चना पहले से जाग रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आज फिर देर हो गई। तो यहाँ पे ओम प्रकाश ने बोला, मरीज कुछ ज्यादा थे, उन्हें देखते देखते कुछ ज्यादा ही देर हो गई। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। फिर अर्चना ने अचानक कहा,
एक बात पूछूं? ओम ने उसकी तरफ देखा। अर्चना बोली, क्या हम अलग नहीं रह सकते? अब यहाँ पे ओम प्रकाश चौंक गए, क्योंकि फिर से उनके सामने वही नजारा था, वही परिस्थितियां थी और लगभग वैसी ही बात थी। ओम प्रकाश ने चौंकते हुए पूछा कि अलग क्या मतलब है तुम्हारा? अर्चना बोली, मतलब यही कि जहाँ सिर्फ हम दोनों हो। ओम ने भौहें सिकोड़ ली। ये कैसी बातें कर रही हो? अर्चना मायूस होकर बोली, आप दिन भर क्लिनिक में रहते हैं, कभी जल्दी आते भी हैं तो सबके साथ नीचे बैठ जाते हैं, खाना खाकर ऊपर आते हैं और सो जाते हैं। ओम ने यहाँ पे जवाब दिया, घर में तो ऐसा ही होता है। अर्चना ने नजरें झुका ली और बोली, और मैं, मेरा क्या? मेरा भी तो हक है आप पर। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा घुमा लिया। ओम के सामने एक बार फिर वही सवाल था जो कुछ महीने पहले किसी और ने उससे पूछा था। ओम ने धीरे से कहा, देखो, मैं घर नहीं छोड़ सकता। दिन बीतने लगे, अर्चना का व्यवहार बदलने लगा। वो अब पूजा के लिए जल्दी नहीं उठती। एक दिन अर्चना और बागेश्वरी की कहासुनी भी हो गई। बागेश्वरी के मन में ओम की पहली पत्नी की यादें लौटने लगी। उसी शाम ओम प्रकाश क्लिनिक से आए। माँ चुप बैठी थी। ओम ने कारण पूछा तो बागेश्वरी ने धीरे से कहा, एक बात कहूँ, मेरा कहा मानोगे? ओम ने बिना कुछ कहे माँ को देखते रहे। बागेश्वरी बोली, बहू को नए जमाने के रंग लग गए हैं। रोज घर में कलह हो रही है, तुम दोनों अलग हो जाओ। माँ के मुंह से ये बात सुनकर ओम को झटका लगा। वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर इससे शांति रहेगी तो ठीक है। घर में नया बंटवारा हो गया। तय हुआ कि ओम और अर्चना ऊपरी मंजिल पर रहेंगे। खाना भी अलग बनेगा। ऊपर और नीचे के बीच एक दीवार खड़ी हो गई, जो दिखती नहीं थी लेकिन महसूस जरूर होती थी। साल 2012 आता है। अर्चना और ओम के लिए खुशियों से भरा था, क्योंकि अर्चना ने एक बेटे को जन्म दिया। शादी के 3 साल बाद आई इस खबर से पूरा परिवार खुश था। घर में किलकारियां गूंजने लगीं और दोनों की दुनिया बेटे के इर्द गिर्द सिमट गई। ओम प्रकाश सुबह क्लिनिक निकल जाते और रात तक लौटते। घर की जिम्मेदारी और बच्चे की देखभाल में अर्चना का दिन कटता, लेकिन दोपहर भारी लगती। बच्चे के सो जाने के बाद वो अकेलेपन से जूझती रहती। बेटा 3 साल का हुआ तो प्री नर्सरी में एडमिशन हो गया। घर में अचानक सन्नाटा हो गया। अब अर्चना ज्यादा अकेली हो गई। समय काटने के लिए उसने फेसबुक आईडी बना ली। एक दिन अजय यादव नाम के शख्स ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अर्चना ने उसकी प्रोफाइल चेक की। फिरोजाबाद का रहने वाला लड़का था, प्राइवेट स्कूल टीचर था और पॉलिटिक्स में एक्टिव था। अजय ने प्रोफाइल पर कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों के साथ में फोटो डाली थी। अर्चना को जाने क्या हुआ, वो सभी फोटो लाइक करती गई। फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली गई। कुछ देर बाद अजय का एक मैसेज आया, लगता है कोई चाहने वाली है। अर्चना मैसेज देखकर रुक गई। इतने डायरेक्ट मैसेज की उसे उम्मीद नहीं थी। मैसेज सीन करके छोड़ दिया। उधर से भी कोई मैसेज नहीं आया। अर्चना देर तक सोचती रही, फिर जवाब दिया, नहीं, बस आपकी प्रोफाइल पसंद आई। कुछ देर बाद अजय ने मैसेज किया, बस प्रोफाइल? अर्चना ने टाइप किया, मतलब? अजय, मतलब प्रोफाइल तो मेरी है, फिर आपको सिर्फ प्रोफाइल ही पसंद आई? अर्चना मुस्कुरा दी, फिर कुछ टाइप करते हुए रुक गई। उसे याद आया कि वो शादीशुदा है। बातचीत वहीं रुक गई। दिन फिर ऐसे ही बीतने लगे। करीब 10 दिन बाद अजय का मैसेज आया, मैंने अब देखा कि आप भी यादव हैं। अर्चना बोर हो रही थी। उसने रिप्लाई कर दिया, मैंने तो रिक्वेस्ट इसलिए ही एक्सेप्ट की थी कि आप यादव हैं। मुझे लगा था शायद कोई रिश्तेदार है। यहीं से बातों का सिलसिला चल पड़ा। धीरे धीरे दोपहर का वक्त कटने लगा। घर की चुप्पी मोबाइल की स्क्रीन पर खुलती और बातचीत से भर जाती। अजय भी शादीशुदा था, लेकिन रोज मैसेज करता, कभी हाल पूछता, कभी अपनी बातें बताता। वो रोज नई पोस्ट डालने लगा, नेताओं के साथ खिंची तस्वीरें, बड़ी गाड़ियों के सामने सेल्फी और रसूख भरे कैप्शन। अर्चना ने ये देखकर काफी इम्प्रेस हो रही थी। बातचीत बड़ी, भरोसा गहराया। अर्चना धीरे धीरे अजय की ओर खिंचती जा रही थी। एक दिन अर्चना ने लिखा, आप लोगों का
जलवा ही अलग है। अजय ने तुरंत जवाब दिया, हाँ जलवा तो है। अर्चना ने कुछ देर रुककर टाइप किया, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं। खैर छोड़िए, क्या रखा है इन सब में। तो अजय ने कहा, लगता है आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं देते। अब अर्चना की यही जो दबी हुई नस को उसने फिर से दबा दिया। अर्चना और अजय अब तक अच्छे दोस्त बन चुके थे। अर्चना की उंगलियां तेजी से चलने लगीं। उसने लिखा, अरे छोड़िए, क्या ही कहूँ। अजय ने फ्लर्टिंग के अंदाज में लिखा, समय देना भी एक आर्ट है, हर किसी को नहीं आता। अर्चना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अजय ने लिखा, एक बार जिसका हाथ पकड़ लूं छोड़ता नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्चना की धड़कनें तेज हो गईं। स्क्रीन देखते हुए उसे खुद पर हैरानी हुई। फिर भी उसने कांपते हाथों से लिखा, चाहे कुछ भी हो जाए। अजय का जवाब तुरंत आया, हाँ सोच रहा हूँ, आपका हाथ पकड़ लूं अगर इजाजत हो तो। बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। फेसबुक फ्रेंडशिप और मजाक मस्ती एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल चुकी थी। नंबरों की अदला बदली हुई। उसके बाद फोन पर घंटों बातचीत होने लगी। कभी कभी वीडियो कॉल भी हो जाती। अब दोनों एक दूसरे से मिलने को बेताब थे। एक दिन यूं ही अजय ने कहा, तुम कहो तो सही, गोरखपुर कितनी दूर है, अगले ही दिन तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। अर्चना बोली, तो आ जाओ। कुछ दिन बाद अजय का मैसेज आया, मैं गोरखपुर आ रहा हूँ। अर्चना ने पढ़कर फोन साइलेंट कर दिया। दिल जोर से धड़क रहा था। अगले दिन अजय गोरखपुर पहुंच चुका था। शाम के करीब 5 बजे थे। अर्चना अपनी सास से बोली, माँ जी मैं बाजार जा रही हूँ, उधर से मंदिर भी जाऊंगी। सास ने पूछा, इस समय मंदिर? अर्चना ने बोला, हाँ कुछ जरूरी सामान लेना है और आज मन भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, थोड़ी देर लग जाएगी। बागेश्वरी ने आगे कोई सवाल नहीं किया। वो अर्चना का स्वभाव जानती थी। अर्चना ने बेटे नितिन को भी सास के पास छोड़ दिया। घर से निकलते ही उसने अजय को मैसेज कर दिया। जवाब तुरंत आ गया। होटल का नाम और पता साफ लिखा था। अर्चना ने फोन पर्स में रखा और कदम आगे बढ़ा दिए। होटल के बाहर पहुंचकर उसके पांव कुछ पल के लिए ठिठक गए। भीतर जाने से पहले उसने खुद को संभाला। मन में अजीब सी हलचल थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे के बाहर पहुंचकर वो कुछ देर खड़ी रही। दरवाजे की ओर हाथ बढ़ा तो उंगलियां कांप रही थीं। फिर भी उसने दस्तक दी। दरवाजा खुला। उसके सामने अजय था, वही चेहरा जिसे अर्चना महीनों से स्क्रीन पर देखती आ रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। अर्चना ने नजरें झुका ली। अजय सामने से हट गया। अर्चना चुपचाप अंदर चली गई। दरवाजा बंद हुआ। बोरियत से शुरू हुई बातचीत कब आदत बनी और फिर जरूरत, ये अर्चना को खुद पता नहीं चला। उस होटल के कमरे का बंद दरवाजा सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिसका अंजाम दोनों को पता नहीं था। अर्चना खुश थी। अजय की मौजूदगी उसे भरोसा देती थी। मुलाकातें बढ़ने लगीं। अजय अक्सर गोरखपुर आने लगा। फोन पर बातें और लंबी होने लगीं। अर्चना की दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ घर, पति और बच्चा, तो दूसरी तरफ उसका अजय था। एक दिन अजय ने कहा, हमेशा मैं ही तुमसे मिलने आता हूँ, कभी तुम भी तो आओ। अर्चना चौंक गई। पागल हो गए हो क्या? मैं शादीशुदा हूँ और फिरोजाबाद नहीं आ सकती। अजय, तो क्या हुआ, मैं भी तो शादीशुदा हूँ। अर्चना, तुम मर्द हो, किसी बहाने से आ सकते हो, मैं कैसे आऊंगी? तो अजय बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता, एक बार तुमको भी आना होगा। इतना कहकर अजय ने फोन काट दिया। अर्चना को समझ नहीं आ रहा था कि फिरोजाबाद वो कैसे जा सकती है। काफी सोचने के बाद उसने अजय को मैसेज किया कि मैं किसी भी तरह फिरोजाबाद नहीं आ सकती, तुम सिर्फ इतना ही चाहते हो ना मैं तुमसे मिलने आऊं, तो मैं लखनऊ आकर तुमसे मिल सकती हूँ। लखनऊ में अर्चना का मायका था। वो यहाँ आसानी से आ जा सकती थी। अजय भी किसी तरह मान गया। उस दिन ओम प्रकाश घर पहुंचे तो देखा अर्चना बैग पैक कर रही है। ओम प्रकाश बोले, अरे कहाँ जा रही हो? अर्चना कपड़े पैक करते हुए बोली, काफी दिन से मायके नहीं गई, सोच रही हूँ परसों निकल जाऊं, घर वालों से मिलकर आ जाऊंगी। ओम ने मजाकिया लहजे में कहा, मुझे लगा कि कहीं भाग तो नहीं रही हो। दोनों हंस दिए। अर्चना बोली, नहीं नहीं, इतने भोले भाले पति को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रही। पत्नी को मायके जाता देख ओम के भीतर प्यार उमड़ रहा था। वो बोले, अच्छा ये बात है, ऐसा क्या पसंद है मुझ में? अर्चना ओम के
गाल खींचते हुए बोली, आपकी मासूमियत। ओम, बहुत याद आएगी तुम्हारी। अर्चना ने रूठने के अंदाज में कहा, काश जब पास थी तो मिस करते, मैं जाती ही नहीं। ओम ने अर्चना का चेहरा दोनों हाथों में लेकर माथा चूम लिया, फिर गले लगाकर बोले, जल्दी आना, तुम्हारे और नितिन के बिना मन नहीं लगेगा मेरा। 2 दिन बाद अर्चना लखनऊ के लिए निकल गई। मायके पहुंचकर उसने अजय को मैसेज किया। अजय पहले ही लखनऊ आ चुका था। अगली सुबह अर्चना खरीदारी करने के बहाने घर से निकली, बेटे को घर पर ही छोड़ दिया और सीधे अजय के होटल पहुंच गई। एक ही कमरे में सुबह से शाम हो गई। अर्चना ने अजय से कहा, मैं तो तुमसे मिलने आ गई, अब तुम में हिम्मत है तो मेरे घर चलो। अब हड़बड़ाने की बारी अजय की थी। वो बोला, क्या मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ, बाहर का मिलना ठीक है। अर्चना मुस्कुरा कर बोली, इतनी सी बात पर डर गए, तुमसे तो मेरे पति ही ठीक है। हंसी ठिठोली और प्यार के बीच तय हुआ कि अजय रिश्तेदार बनकर अर्चना के घर यानी गोरखपुर आएगा। यादव है तो किसी को शक भी नहीं होगा। वह भी यही। दोनों गोरखपुर आए। शाम को ओम प्रकाश घर लौटे तो कमरे में अजय को देखकर चौंक गए। अर्चना ने कहा, ये मेरे पापा की बुआ के बेटे हैं, पापा अकेले नहीं आने दे रहे थे तो इन्हें भेज दिया। ओम प्रकाश बोले, अच्छा अच्छा, इनको चाय चाय वगैरह कुछ पिलाई, पहली बार हमारे घर पे आए हैं, जरा इनके खाने पीने का ध्यान रखना। तो अर्चना ने हाँ में जवाब दिया, हाँ हाँ, खूब अच्छी खातिरदारी की है, ऐसी कि कोई नहीं किया होगा। सभी हंस पड़े। इसके बाद अजय अर्चना की ससुराल भी आने लगा। अब अर्चना का स्वभाव अचानक बदल सा गया था। ओम प्रकाश उसे जब भी कॉल करते तो उसका फोन बिजी आता। घर पर भी अर्चना मोबाइल में चिपकी रहती। अजय के साथ अर्चना की नजदीकियां बढ़ रही हैं और ओम प्रकाश से दूरियां। ओम को शक होने लगा था। एक दिन उन्होंने चिढ़कर पूछा, क्या तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है? ये सुनते ही अर्चना एक पल को ठिठक गई, चेहरे पर गुस्सा उतर आया। उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी औरत हूँ? ओम चुप हो गए। उन्होंने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा, लेकिन शक का बीज गहराई में जम चुका था। घर का माहौल बदलने लगा। ओम प्रकाश अब छोटी छोटी बातों पर अर्चना को टोकने लगे। देर रात फोन, अचानक बाहर जाना, बातों में चिड़चिड़ापन, सब कुछ उन्हें खटकने लगा। अर्चना भी अब संभल कर नहीं बल्कि खुली बगावत पर उतर आई थी। वो साफ कहने लगी कि मुझ पर भरोसा नहीं तो साथ रहने का क्या मतलब है। एक दिन ओम ने अर्चना का मोबाइल चेक करने की कोशिश की तो अर्चना ने झपट कर फोन छीन लिया। बात बड़ी, आवाजें ऊंची हुई। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि दोनों घर के रहते हुए भी अलग हो गए। ओम और अर्चना अलग अलग कमरे में सोने लगे। 10 जनवरी 2016 की दोपहर। दोनों में झगड़ा होते हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका था। बातचीत अब भी बंद थी। अर्चना अकेले कमरे में बैठी थी। उसके जेहन में कई चीजें चल रही थी। तभी फोन बजा। दूसरी तरफ अजय था। अर्चना की आवाज में घबराहट थी। अजय ने पूछा, सब ठीक है? अर्चना, अभी तो ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन तक ठीक नहीं रहेगा। ऐसे कब तक चलेगा? अजय, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है। अर्चना तमक कर बोली, रिस्क तब है जब हम छुपकर मिलते हैं। अब या तो एक रहेंगे या सब कुछ खत्म, बीच का कुछ नहीं बचा। अजय चुप रहा। अर्चना फिर बोली, या तो तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ या फिर मेरे पति को मेरी दुनिया से हटा दो। अजय, तुम्हारी दुनिया से या इस दुनिया से? तो अर्चना बोलती है, इस दुनिया से। अजय, पक्का? फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। अर्चना ने बोला, पीछे हटने को कुछ बचा ही नहीं, वो रहा तो हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। दोनों चुप हो गए। फिर अजय की आवाज आई, ठीक है, बताओ कब और कैसे करना है? 20 जनवरी की रात को कॉलोनी में शादी थी। ओम प्रकाश पूरे परिवार के साथ जा रहे थे। बेटा नितिन भी साथ था, लेकिन अर्चना ने जाने से मना कर दिया। ये प्लानिंग का हिस्सा था। अजय सुबह ही गोरखपुर पहुंच चुका था। घर वालों के जाते ही वो अर्चना के घर आया। पूरा घर खाली था। दोनों ने इसका फायदा उठाया। अजय और अर्चना हमबिस्तर हुए। रात करीब 12 बजे ओम प्रकाश शादी से लौटे। अर्चना का कमरा अंदर से बंद था, इसलिए बेटे को अपने ही कमरे में सुलाने के लिए ले गए। अर्चना अपने कमरे में बैठी।
बाहर की आहट ले रही थी। उसे इंतजार इस बात का था कि कब घर वाले नींद में सोए और वो अपना काम करे। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। अर्चना ने अजय को जगाया, उठो, वो आ गया है। अजय बुरी तरह थका हुआ था, गहरी नींद में था। अर्चना ने अजय को जोर से हिलाया, कपड़े पहनो, वो आ गया है, चलो काम खत्म करते हैं। अजय की नींद अचानक खुल गई। कुछ देर बाद दोनों कमरे से बाहर आए। अर्चना आगे चल रही थी। उसने धीरे से ओम के कमरे का दरवाजा खोला। वो बेटे की तरफ करवट लेकर सो रहा था। अर्चना अंदर घुसी, अजय भी उसके पीछे ही था। सर्दी की उस रात अजीब सा सन्नाटा था। अर्चना ओम के सिरहाने पहुंची और आहिस्ता से रजाई को हटाया। अजय आगे बढ़ा, उसके हाथ में हथौड़ा था। उसने पूरी ताकत से वार किया। हथौड़ा ओम के सिर में धंस गया। आवाज निकलने की कोशिश तक नाकाम रही। अजय ने हथौड़ा खींचकर निकाला और बिना रुके दूसरा वार किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और बिना रुके ऐसे ही वार करता रहा। कमरे में कुछ ही पलों में सन्नाटा छा गया। 1 मिनट से भी कम समय में सब कुछ खत्म हो चुका था। ओम प्रकाश की लाश और बिस्तर पर फैला खून उस फैसले की गवाही दे रहा था जिसे अब बदला नहीं जा सकता था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए हल्की सी आहट हुई। हथौड़े की आवाज से 4 साल का नितिन जाग गया था। बच्चा सहम गया। वो रोता हुआ अर्चना से लिपट गया। अर्चना के हाथ कांप रहे थे। वो बच्चे के सिर पर हाथ फेरती रही, जैसे उसे चुप करा रही हो। अर्चना ने अजय से पूछा, अब इसका क्या करें? अजय घबरा गया, बोला, नहीं, मैं बच्चे को नहीं मारूंगा। दोनों के बीच कुछ कुछ देर तक बहस होती रही। बच्चा अर्चना के सीने से चिपका हुआ था। आखिर माँ के आंचल से ज्यादा सुरक्षित और क्या हो सकता है? उसे भी उम्मीद थी कि शायद माँ ही सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा उसकी सुरक्षा कर सकती है। तभी अर्चना बोली, अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं ही मार देती हूँ। उसने झटके से बेटे को खुद से अलग किया और बिस्तर पर पटक कर गला दबाने लगी। 4 साल का मासूम माँ के चंगुल में छटपटा रहा था। हाथ पैर छटक रहा था। सोच रहा होगा कि शायद माँ छोड़ दे। आखिर में उसने भी तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अर्चना ने अजय की तरफ देखा। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। अर्चना ने बाल ठीक करते हुए कहा, अलमारी में जो भी पैसे जेवर है उसे लेकर निकाल कर आ जाओ, जल्दी करो। अजय ने अलमारी का दरवाजा तोड़ा, कपड़े इधर उधर फेंक दिए, लॉकर तोड़कर उसमें रखे गहने नकदी एक बैग में भरे। सब कुछ जल्दी में किया गया, लेकिन इतने हिसाब से कि लूट दिखे। अजय ने कमरे के दरवाजे की कुंडी भी तोड़ दी। इसके बाद अर्चना अपने कमरे में चली गई। अजय भी उसके साथ था। दोनों ने जैसे खुद को आसपास की हकीकत से अलग कर लिया था। बंद कमरे में हवस का वो रिश्ता कायम था जिसे उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर चुना था। जाते वक्त अजय ने अर्चना के कमरे में बाहर से कुंडी लगा दी। वो अंधेरे में तेजी से वहां से बाहर निकल गया। कमरे के अंदर अर्चना अकेली थी। उस रात वो इस तरह सोई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह सब बदलने वाला था। घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था। मजदूर आ चुके थे। अर्चना की नींद खुली तो याद आया कि रात में 2 मर्डर हुए हैं। वो उठी, दरवाजा खोलने लगी, लेकिन बाहर से कुंडी बंद थी। नीचे से हथौड़े और ड्रिल की आवाजें आ रही थी। अर्चना ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सुनिए, सुनिए, दरवाजा खोलिए। इतनी देर से क्या कर रहे हो? देखो मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। कोई जवाब नहीं आया। उसकी आवाजें तेज होती गईं। सुबह सुबह क्यों तमाशा बना रहे हो? अर्चना लगातार दरवाजा पीट रही थी। अब ये आवाजें मजदूरों तक भी पहुंच रही थी। एक मजदूर ने कहा, भैया ऊपर से आवाज आ रही है। दूसरा बोला, शायद कुंडी बाहर से बंद है, खोल दे क्या? एक मजदूर ने दूसरे की तरफ देखा तो 1-2 मजदूर ऊपर गए और कुंडी खोल दी। अर्चना बेहद गुस्से में बाहर आई और भागती हुई बगल के कमरे की तरफ गई। जैसे ही दरवाजा खुला वो चीख पड़ी, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हुआ? बिस्तर पर ओम प्रकाश और नितिन की लाश पड़ी थी। मजदूर सन्न रह गए। अर्चना वहीं जमीन पर बैठकर छाती पीटने लगी।
सब बर्बाद हो गया, मेरा स्वाग मिटा दिया, बच्चे को भी नहीं छोड़ा। कमरे का हाल देखकर लग रहा था कि लूट के इरादे से मर्डर किया गया है। इतने में सास बागेश्वरी देवी भी आ गई। उन्होंने अंदर झांका और चीख पड़ी, हाय मेरा बेटा और मेरा पोता। कुछ ही देर में मोहल्ला जमा हो गया। पुलिस आई, मीडिया भी पहुंच गई। अर्चना बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मैं तो दूसरे कमरे में सो रही थी, मुझे कुछ नहीं पता, दरवाजा भी बाहर से बंद था, सब कुछ लूट लिया, मेरा सुहाग भी लूट लिया। ओम प्रकाश के बड़े भाई राजकुमार पुलिस इंस्पेक्टर थे। वहीं अर्चना के पिता दीपचंद यादव तब के सीएम की सिक्योरिटी में थे। मामला पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गया। गो, गोरखपुर पुलिस पर लखनऊ से भी दबाव आने लगा, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था। तब के डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आर के चतुर्वेदी ने एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट और पुलिस लव कुमार को फोन किया, मौके पर पहुंचिए और पूरा मामला पता करके मुझे बताइए। लव कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे, एक एक चीज का ठीक से मुआयना किया, सब कुछ बारीकी से देखा। इसके बाद लव कुमार ने डीआईजी को फोन किया। उधर से आवाज आई, कहिए क्या लग रहा है। लव कुमार ने कहा, सर मुझे नहीं लग रहा है कि लूट के लिए मर्डर हुआ है, मामला कुछ और है। डीआईजी चतुर्वेदी ने बोला कि क्यों, क्या बात है। लव कुमार ने कहा, कमरे की कुंडी अंदर से तोड़ी गई है, देखकर ऐसा ही नहीं लग रहा कि बाहर से धक्का देकर टूटी है। मर्डर के बाद लूट दिखाने की कोशिश की गई है। डीआईजी ने बोला, सिर्फ यही वजह है या कुछ और भी है। तो लव कुमार ने बोला, स्पॉट पर लुटेरों से झड़प के कोई निशान भी नहीं है, जिस हथौड़े से सिर फोड़ा गया है वो उसी कमरे में मिला है, पेशेवर इस तरह की गलती नहीं करते। तो डीआईजी ने बोला, ठीक है, अपने हिसाब से हैंडल कीजिए, ध्यान रहे मामला सेंसिटिव है। पुलिस को बार बार अर्चना पर शक हो रहा था, लेकिन बिना किसी सबूत के उसे हिरासत में नहीं ले सकते थे। उसका रोना भी ढोंग लग रहा था, उसकी आंखें सूखी थी, आवाज में शोर था लेकिन दर्द नहीं था। अर्चना की कॉल डिटेल निकाली गई। पता चला वो फिरोजाबाद के किसी नंबर पर घंटों बात करती है। नंबर अजय का था। लोकेशन ट्रेसिंग से पता चला कि मर्डर की रात वो नंबर गोरखपुर के उस इलाके में ही एक्टिव था जहां पे अर्चना का घर था। इतना काफी था, एसएसपी लव कुमार ने फिरोजाबाद पुलिस से कांटेक्ट किया। अजय यादव गिरफ्तार हो गया। पूछताछ में उसने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सवालों ने उसे तोड़ दिया। अजय के जुर्म कबूल करते ही पुलिस ने अर्चना को गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे के भीतर ही यानी 22 जनवरी 2016 को ही केस सॉल्व हो गया। इसके बाद में अदालती दांव पेच शुरू हुए। 4 साल तक केस चलता रहा। आखिरकार 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर के सेशन कोर्ट ने अर्चना और अजय को उम्र कैद की सजा सुना दी। दोनों फिलहाल जेल में हैं और अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। उम्मीद है कि वो हमेशा ऐसे ही जेल में रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मेरा ऐसी घटनाओं को सुनाने के पीछे कोई किसी का दिल दुखाना नहीं होता है, बल्कि ये समाज में जागरूकता लाने की वजह से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। यदि आपको मेरा काम पसंद आए तो कृपया करके लाइक और अपना सुझाव अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, आप ट्रू क्राइम अलर्ट 07 को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, वहाँ पे भी मैं ये वीडियो डालता हूँ। और प्लीज वहाँ पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी एक और किसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।